Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. तो चलिए अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। कुछ करंट अफेयर्स को हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में करेंगे, कुछ करंट अफेयर्स को हम न्यूज़ के फॉर्म में पढ़ेंगे। बहुत ही अमेजिंग सा ये सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन योर स्क्रीन। आपको बताना है ऑन विच डेट डज इंडिया ऑब्जर्व नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे to recognize the role of small scale industries in the nation's economic landscape। तो बेसिकली हम नेशनल इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डे कब मनाते हैं? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अगस्त 30, यानी कि आज ही के दिन। तो आज ही के दिन हम किस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं? नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, जिसे हम हथकरघा दिवस भी कहते हैं, ठीक है। क्यों ये दिन मनाया जाता है? आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द नेशंस इकोनॉमिक लैंडस्केप। तो जो उनका योगदान होता है हमारे इकोनॉमी में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का, चाहे जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के ज़रिए हो, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये डे मनाया जाता है, ठीक है जी। अगली हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन विच डेट द इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस ऑब्जर्व। तो ये जो पर्टिकुलर डे है ये यूएन ऑब्जर्व करता है उन लोगों की याद में जो कि विक्टिम्स हुए हैं, जिनको फोर्सफुली कहीं पे डिसअपियर कर दिया गया है, ठीक है। तो उन लोगों की याद में इस डे को मनाया जाता है। तो किस दिन हम मनाते हैं ये पर्टिकुलर डे? यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अगस्त 30। तो अगस्त 30 के दिन हम इस डे को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। दिस डे इज़ नॉट वेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, बट एक बार देखने लायक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड रिसेंटली लॉन्च्ड अ नोवेल सिंगल स्ट्रेन ओरल कॉलरा वैक्सीन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस वैक्सीन? तो भारत बायोटेक ने ओरल कॉलरा वैक्सीन जो है लॉन्च कर दी गई है, ठीक है। नोवेल इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ठीक है, नई जिसे हम कहते हैं, नोवेल इज़ न्यू। तो एक नए तरीके की ओरल वैक्सीन इन्होंने लॉन्च की है। आपको बताना है उसका नाम क्या है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हिलकोहॉल, ठीक है, हिलकॉल ये होगा आपका आंसर, ठीक है। तो साइंस एंड टेक से इम्पोर्टेंट सी न्यूज़ है, याद रखिएगा वैक्सीन का नाम, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हु इज सेट टू बिकम द यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी। तो आईसीसी के यंगेस्ट चेयरमैन के तौर पे कौन आएंगे? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जय शाह, ठीक है जी। जय शाह बीसीसीआई के भी हेड है ना, तो अब ये यंगेस्ट चेयरमैन बन जाएंगे आईसीसी के, ठीक है। अभी ये बने नहीं हैं, सेट टू बिकम है, ठीक है, पर जब बन जाएंगे ये यंगेस्ट होंगे। आई थिंक 35 ईयर्स की कुछ एज होगी जब ये इसके चेयरमैन के पोजीशन को संभालेंगे, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एट सेकेंड आईसीसी एमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स। तो ये अवार्ड्स सेरेमनी हुई, इसकी सेकेंड एडिशन हुई, ठीक है। विच बैंक दैट वन द 4 अवार्ड्स इंक्लूडिंग द बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया इज़। तो कौन सी है वो बैंक जिसने 4 अवार्ड्स जीते? उसमें से एक अवार्ड ये भी था कि उसको बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी अवार्ड मिला। तो हमारा आंसर क्या होगा? उसमें से ऐसी बैंक होगी जो कि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक भी होगी। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को 4 अवार्ड्स मिले, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट सा जो था उसका नाम था बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, आप उतना ही याद रख लीजिए। बाकी के 3 कौन से थे? दैट वाज नॉट वेरी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक कहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है? बेंगलुरु, कर्नाटका में ये हेडक्वार्टर्ड है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल, यानी कि डीजी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी। तो एनएसजी के डीजी के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, बी श्रीनिवासन, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी श्रीनिवासन जी को अपॉइंट किया गया है डीजी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है जी। तो यस, डिफेंस वालों आपके लिए इम्पोर्टेंट सी न्यूज़ होती है, इम्पोर्टेंट मार्क करके रखिएगा, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड
कब हमारे रक्षा के लिए आते हैं, जब भी देश में टेररिज्म एक्टिविटीज़ या फिर ऐसी सिचुएशंस ही आ जाती है जहाँ पे टेरर अटैक्स हो सकते हैं, वहाँ पे हमारी सुरक्षा के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड रिजर्व पुलिस फोर्स भी है। ठीक है जी। सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है? सेंट्रल आर्म्ड रिजर्व फोर्स आसाम राइफल्स। ठीक है, तो यस, ये कुछ स्टैटिक्स से फैक्ट्स है जो मैं आपको बताते चलता हूँ, आप इसको नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन? तो इंडिया ने अपनी सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन को लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, ऑपरेशंस के लिए लगा दिया गया है, तो आपको बताना है क्या है उस सबमरीन का नाम। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, INS अरिगाहात। ठीक है, तो ये है सेकेंड। फर्स्ट कौन सी है फिर? फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन कौन सी थी? हमारी INS अरिहंत। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा, आपसे शायद एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो इस सबमरीन के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। द सेकेंड अरिहंत क्लास INS अरिगाहात वॉज कमीशन इनटू इंडिया नेवी एस्टरडे। तो कल ही इसका जो है वो कमीशन हुआ इंडियन नेवी में। और ये किस क्लास से बिलोंग करती है? ये सबमरीन अरिहंत क्लास से ये बिलोंग करती है। कहाँ पे इसका जलावतरण किया गया? विशाखापट्टनम में किया गया, इन द प्रेजेंस ऑफ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो हमारे राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी उपस्थित थे जब इसका कमीशनिंग किया गया विशाखापट्टनम में। ठीक है जी। INS अरिगाहत कंस्ट्रक्शन फीचर्ड, अब इसमें कौन से फीचर्स हैं? एडवांस टेक्नोलॉजी है, स्पेशल मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग यूज़ की गई है और हाईली स्किल्ड वर्कमैनशिप के ज़रिए इसको बनाया गया है। ठीक है, मतलब ये पूरी एडवांस्ड सबमरीन है, न्यूक्लियर सबमरीन है। ठीक है जी। और ये बस कुछ फैक्ट्स को याद रखना। इसका क्लास कौन सा था? अरिहंत क्लास था। ठीक है, और फर्स्ट मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर सबमरीन हमारी INS अरिहंत है। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड अ नेचुरल कैलामिटी अफेक्टेड एरिया बाय इट्स गवर्नमेंट? तो पूरे के पूरे स्टेट को कौन सा ऐसा स्टेट डिक्लेयर किया गया है एज नेचुरल कैलामिटी अफेक्टेड एरिया? ठीक है, NCAA। ठीक है, तो यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा को नेचुरल कैलामिटी अफेक्टेड एरिया घोषित कर दिया गया है बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई है। ठीक है, तो इंडिया में जब किसी भी एरिया को नेचुरली जो NCAA के कैटेगरी पे अगर डिक्लेयर करते हैं, वो उस सिचुएशन में डिक्लेयर करते हैं अगर वहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर्स आए होते हैं, जैसे कि फ्लड्स हो गए, अर्थक्वेक्स हो गए, साइक्लोन हो गए, ड्रॉट इस सूखा पड़ जाना, अर्थक्वेक इस भूकंप आ जाना, फ्लड इस बाढ़ आ जाना, लैंडस्लाइड्स ज़मीन खिसकना, सुनामी आ जाना। तो इन केसेस पे ही जो है किसी भी एरिया को नेचुरल कैलामिटी अफेक्टेड एरिया घोषित किया जाता है। ठीक है, और इसे क्या इंडिकेट किया जाता है कि सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है वहाँ के एरिया को, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रॉपर्टी को, लोगों की जान को खतरा हुआ है। ठीक है, और बस फिर जो होता है फंड्स आते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए, रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन थी नेचुरल कैलामिटी अफेक्टेड एरिया से रिलेटेड। ठीक है जी। तो अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये न्यूज़ को हम फिर से कल कवर करेंगे बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा डिटेल कल आएगी, तो हम फिर से कवर करेंगे। आज ऊपर से देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पालघर जाएंगे, महाराष्ट्र में उनकी विज़िट होगी आज, और वहाँ पे वो कुछ प्रोजेक्ट्स की जो है वो इनॉग्रेशन करेंगे, जिसमें से कुछ मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो क्या होगा, वो फाउंडेशन स्टोन को ले करेंगे, यानी कि आधारशिला रखेंगे 218 फिशरीज़ प्रोजेक्ट्स की, जिसकी टोटल ओवरऑल कॉस्ट 560 करोड़ रुपीज़ होगी। और वो एक कन्वेंशन सेंटर में, जियो कन्वेंशन सेंटर पे एक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को भी वो एड्रेस करेंगे, और वधावन पोर्ट को भी, उसका जो थर्ड टर्मिनल है उसको भी ये इनॉग्रेशन करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है पॉइंट, बट आप याद रख सकते हो, वधावन पोर्ट का थर्ड टर्मिनल जो है वो उसका भी इनॉग्रेशन करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो क्या करेंगे, इनॉग्रेट द थर्ड फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अरंथुगल फिशिंग पोर्ट इन अलफुजा केरला। तो अलफुजा केरला में भी जो है वो
ये जो फिशिंग पोर्ट है अरंथुगल, उसका भी ये जो है वो इनॉग्रेशन करेंगे ऑनलाइन मोड के ज़रिए, ठीक है। इसको हम फिर से और डिटेल में कल कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज डिड फिनटेक प्रोजेक्ट फॉर इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए फिनटेक रेटिंग्स ने इंडिया की जीडीपी कितनी रखी है, ठीक है। आए दिन जो है ऐसी कंपनीज, चाहे फिनटेक जैसे ये हो गया, मूडीज़ हो गया, आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, अपने जीडीपी प्रोजेक्शंस को देते रहते हैं, तो हमें रिवाइज करते हुए रहना पड़ता है, ठीक है। शायद पूछ लिया जाए, ठीक है, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देखने लायक है, शायद पूछ लिया जाए, ठीक है। तो बस हमें पढ़ना होता है। तो फिच जो रेटिंग्स है, नॉट फिनटेक, इट्स फिच रेटिंग्स, ठीक है। फिच रेटिंग्स आपकी एक कंपनी है जो कि ऐसे रेटिंग्स देती रहती है, जैसे कि मूडीज़ हो गया है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी इंडिया के लिए जीडीपी ग्रोथ कितनी रखी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 7.2, ठीक है। और फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए इन्होंने 6.5 रखा है। करंट फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 7.2 रखा है, ठीक है। और जो सवरिन डेट रेटिंग है इंडिया की, उसके लिए BBB- इन्होंने ग्रेडिंग रखी है, ठीक है। इतना याद रख लीजिए, बाकी इससे कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। फिच रेटिंग्स कंपनी का नाम है, ठीक है जी। अगले करंट अफेयर्स की तरफ हम चलते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI। तो FICCI ने एक जो कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया है ऑफ यंग लीडर अवार्ड्स इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में यंग लीडर अवार्ड्स दिए गए, इसका कौन सा एडिशन हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। ये अवार्ड्स किसने दिए ये भी याद रखना है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, FICCI ने, ठीक है। तो यस, कौन सा एडिशन था, यस दिस इज फर्स्ट एडिशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सुपरलेटिव कैटेगरी में ये क्वेश्चन आता है। तो बस आप इसे याद कर लीजिएगा, बिकॉज ये वेरी फर्स्ट टाइम दिए गए हैं, ठीक है। यंग लीडर अवार्ड्स, ठीक है, क्यों दिए गए हैं, ताकि जो भी इंडस्ट्री में है, ठीक है, स्पेशली यंग एंटरप्रेन्योर्स को ये अवार्ड दिया गया है, ताकि वो भी जो है इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन हमारे देश में कर सकें, ठीक है। तो यस, फर्स्ट एडिशन इन अवार्ड्स का दिया गया। अगले न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। Which of the following universities has been handed a letter of intent by the University Grants Commission to establish a campus in India under National Education Policy 2020। तो NEP 2020 के अंदर किस यूनिवर्सिटी ने अपना लेटर ऑफ इंटेंट, यानी कि हम एक अपना कैंपस ओपन करना चाहते हैं, अपना इंटेंट दिखाया है उन्होंने, ठीक है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने यूजीसी को ऐसा एक लेटर दिया है कि वो अपना कैंपस ओपन करेंगे NEP 2020 के अंदर। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन कहाँ पे आता है, यूके में आता है, ठीक है। तो यस, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ने यूजीसी को कहा है कि हम अपना एक कैंपस इंडिया में ओपन करेंगे, ठीक है। तो यस, एजुकेशन के सेक्टर से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है, ठीक है जी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच म्यूनसिपैलिटी हैज़ डिक्लेयर्ड एज नेपाल्स फर्स्ट हेल्दी सिटी एंड सेकेंड हेल्थीएस्ट सिटी इन एशिया बाय WHO। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो WHO ने डिक्लेयर किया है एशिया की सेकेंड हेल्थीएस्ट सिटी और नेपाल की सबसे हेल्थीएस्ट सिटी। तो कौन सी है वो म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपैलिटी इज बेसिकली सिटी, ठीक है। म्यूनसिपैलिटीज किसको रेगुलेट करती है, सिटी को ही रेगुलेट करती है ना। तो यस, कौन सी है वो सिटी, यस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, धूलीखेल, ठीक है। धूलीखेल को एशिया की सेकेंड हेल्थीएस्ट सिटी और नेपाल की सबसे हेल्थीएस्ट सिटी डिक्लेयर कर दिया गया है, किसके द्वारा, WHO के द्वारा, ठीक है जी। ओके, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं उस न्यूज़ के रिलेटेड। तो ये सब तो मैंने आपको बता दिया था। तो स्कोर था 65.48 पॉइंट्स ऑन वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थी सिटीज़। तो कुछ इंडिकेटर्स थे, जैसे कि कौन किस बेसिस पे इसको हेल्थी सिटी डिक्लेयर किया गया, सिटीजन्स एक्सेस टू हेल्थ, पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग, पॉलिटिकल कमिटमेंट टू हेल्थ और न्यूट्रिशन, चाइल्ड हेल्थ एंड इनोवेटिव हेल्थ, इनिशिएटिव सच एज ट्यूबरकुलोसिस फ्री एंड न्यूट्रिशन फ्रेंडली प्रोग्राम्स। तो इन सारे बेसिस के ऊपर कितना काम किया गया है, उसके बेसिस पे इस सिटी को हेल्थीएस्ट सिटी का दर्जा दिया गया, ठीक है जी।
ओके, ये जो इंडिकेटर्स है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देखने लायक है, शायद आंसर राइटिंग में काम आ जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू एआई सर्विस इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर फोन कॉल इंटरैक्शंस? तो फोन कॉल इंटरैक्शंस के लिए कौन सी एआई सर्विस रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लॉन्च की है? ठीक है, यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जियो फोन कॉल एआई। ठीक है, अब इसके ज़रिए क्या होगा, जो भी आपकी कॉन्वर्जेशंस होंगी वो सारा के सारा ये एआई नोट डाउन कर रखेगा, फिर आपको टेक्स्ट के फॉर्म में भी देगा, और उससे आपको इम्पोर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशंस होगी वो भी आपको निकाल के देगा कि आपने इस बात में कौन सी मेन हाइलाइट्स थे। ठीक है, सपोज़ कोई मीटिंग चल रही थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए गए, तो वो सबका आपको हाईलाइट करके देगा। ठीक है जी, तो ये फीचर है जिसका नाम है जियो फोन कॉल एआई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। कल ही रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, उसमें ये डिक्लेयर किया गया। ठीक है, और एक इन्होंने कुछ लॉन्च किया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव सूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस्ड बाय जियो? तो एक पूरा का पूरा इन्होंने सूट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्होंने लॉन्च किया है, ताकि स्ट्रीमलाइन कर सके हम ताकि बाकी जो भी इंटरेक्शंस होती हैं टेक वर्ल्ड पे, उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। उसके लिए एक पूरा का पूरा सूट इन्होंने लॉन्च किया है, उसका नाम आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जियो ब्रेन। ठीक है, तो जियो ब्रेन के नाम से इन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सूट को ही इन्होंने डाउनलोड जो है लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, तो नाम याद रख लेना प्रोडक्ट्स के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द डैश असेंबली ऑन ट्यूसडे पास्ड अ बिल रेजिंग द मिनिमम मैनेजेबल एज फॉर वुमन फ्रॉम 18 to 21 ईयर्स। तो किस स्टेट ने अपने असेंबली में बिल पास किया है? इस बिल के तहत जो वुमेंस की एज होगी मैरिज करने की, वो 18 से 21 हो जाएगी। ठीक है, आप कोई भी कास्ट के हो, रिलीजन के हो, आपको ये रूल फॉलो करना ही होगा। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने इस बिल को पास किया है। ठीक है जी, तो यस, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डैश असेंबली ऑन थर्सडे, कल ही किस असेंबली ने बिल पास किया है टू मेक द रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवर्सेस विद द गवर्नमेंट कंपल्सरी? तो मुस्लिम्स जो भी मैरिज कर रहे हैं या फिर डाइवर्सेस हो रहे हैं, उनको कंपल्सरी गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। तो ऐसा किस स्टेट ने बिल पास किया है? वाई दिस हैज़ बिन डन? बिकॉज जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो मैरिजेस थी वो बहुत अर्ली एज में कराई जा रही थी। ठीक है, जिससे जो है वुमेंस की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था, और शादी करने के बाद ऐसे ही उनको छोड़ भी दिया जा रहा था। ठीक है, तो उनका जो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स जो भी उनका रूल फॉलो होता है, वो गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, उनमें काजीज़ होते हैं, वो काजीज़ के पास रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो क्या पता काजीज़ को पैसे खिला के फेक एंट्रीज करवा दी, या फिर उनको इन्फॉर्म भी नहीं किया। उनको कौन पूछने वाला है? जब कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है ही नहीं, तो कोई क्यों ही पूछेगा कि आपने काजीज़ के पास रजिस्ट्रेशन करवाया है या नहीं। यस, तो इसी की वजह से गवर्नमेंट अपने हाथ में ये लेगा, अब गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, असम। तो असम में अगर कोई भी मुस्लिम मैरिजेस या डिवोर्सेस होते हैं तो आपको गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कौन से एक्ट को ये रिप्लेस करेगा? असम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्सेस बिल 2024, ये एक्ट पास किया गया है। ये किस एक्ट को रिप्लेस करेगा? ब्रिटिश के टाइम से चल रही एक्ट को, जिसका नाम है असम मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्सेस रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935। ये इस एक्ट को रिप्लेस करेगा, ये वाला पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है जी, एक्ट का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू 2024 हुरॉन इंडिया रिच लिस्ट, हु सरपास्ड मुकेश अंबानी टू बिकम द रिचेस्ट इंडियन? तो हुरॉन इंडिया रिच लिस्ट के हिसाब से मुकेश अंबानी जी को किसने सरपास कर दिया गया है? यस, कौन है अब इंडिया के रिचेस्ट पर्सन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गौतम अडानी। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट। तो यस, अब कुछ न्यूज़ की तरफ चलते हैं, फिर अपने सेशन को हम एंड कर देंगे। तो लखनऊ डिवीज़न में 8 रेलवे स्टेशंस के नेम को जो है वो चेंज कर दिया गया है। कासिमपुर हॉल्ट को बदल के जैस सिटी रख दिया गया है, जैस को बदल के गुरु गोरखनाथ धाम रख दिया गया है,
मिसरोली को बदल के माँ कालिका धाम रख दिया गया है, कालीकन धाम, ठीक है। बानी स्टेशन को बदल के स्वामी परम परमहंस रख दिया गया है। और निहालगढ़ को बदल के महाराजा बिजली पासी रख दिया गया है। अकबरगंज को बदल के माँ अनरोवा भवानी धाम रखा गया है। वाजीरगंज को बदल के अमर शहीद भाले सुल्तान रख दिया गया है। और फुसरतगंज को बदल के क्या कर दिया गया है, तपेश्वर नाथ धाम रख दिया गया है। तो ये कुछ रेलवे स्टेशन के नाम हैं जो कि चेंज कर दिए गए। तो अगर आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो तो ध्यान से ट्रैवल कीजिएगा, बाकियों को भी अवेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगली न्यूज़ आ रही है यूपीएससी से। तो सेंटर ने यानी कि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है यूपीएससी को टू परफॉर्म आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन टू वेरीफाई कैंडिडेट्स वॉलेंटरीली both at the time of registration and during various stages of examination during the recruitment। तो एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हुए, रिक्रूटमेंट करते हुए अब गवर्नमेंट ने यूपीएससी को फुल पावर दे दिया गया है कि आप आधार के बेसिस पे रिकॉग्नाइज कीजिए, ठीक है, वेरिफिकेशन कीजिए। बिकॉज वो पूजा खांडकर का केस हुआ था ना, जिन्होंने अपने फेक आइडेंटिटीज़ दिखा के एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स ले लिए थे। तो उसके लिए अब गवर्नमेंट ने कह दिया है कि यूपीएससी को आप आधार की पूरा डेटा आप यूज़ कर सकते हो कैंडिडेट्स को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है जी। आई थिंक दिस इज़ लास्ट पीस ऑफ न्यूज़, उसके बाद हम ख़त्म करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वार्निंग इशू की है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम लेके कई सारे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऑफर्स दिए जा रहे हैं जैसे कि आपने लॉटरी विन की गई है, आरबीआई थोड़ी ना कहेगा, है ना। फंड ट्रांसफ़र किए गए हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस दिए गए हैं। तो ऐसा आरबीआई ने कहा है कि कोई भी ऐसे झांसे में मत पड़िए, हमने कोई भी ऐसे अनाउंसमेंट्स को नहीं करते हैं, ठीक है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ठीक है। तो बस ये एक सर्कुलर था, तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि ऐसे भी सब कुछ हो रहा है, तो आप अवेयर रहिए ताकि आपके साथ भी कोई फ्रॉड्स ना हो, ठीक है जी। तो येस, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन, एंड इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव, until we meet next time, take very good care of yourself. Bye bye everyone.